एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हृदय ऑफिशियल जोन। तो होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीएड फर्स्ट ईयर के यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, न्यू क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुकी है। आज जो ये है वो है पार्ट 2 जिसे आप लोग कह सकते हैं। पार्ट 2 में हम लोग आज दूसरा टॉपिक यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, जो कि है पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे की थ्योरी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके 20 मार्क्स में आने वाली है। तो इस थ्योरी के बहुत सिंपल वे से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और होपफुली नोट्स आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट करने वाले हैं। और इजी वे में आप शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे मैं वन बाय वन इसमें बताने वाली हूँ कि 20 नंबर में आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या कुछ कैसे होगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। इससे पहले भी ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बता चुकी हूँ, पूरा ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओवरऑल वीडियो नहीं देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप लोगों को। प्लेलिस्ट में एक मैं आपकी रेडी कर दूंगी, आप वन बाय वन करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई से भी यूनिवर्सिटी हो, MDU, CRSU, कुक, DBRU, CCSU, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपके ऑल सब्जेक्ट की सीरीज़ अब डेली आएगी। डेली 6 PM पे आपको ज्वाइन होना है। और सबसे अच्छा बेनिफिट आप लोगों का ये है कि यहाँ पे आपके हर सब्जेक्ट के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे शेयर किया जाएगा, जो कि आपके 2023 के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को सारी ज्वाइन करनी है। कमेंट करके बताना है अगर कोई टॉपिक आप लोगों को लग रहा है कि उसमें मिस आउट हो जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट पे कोशिश करूँगी। बाकी तो अभी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है। तो अभी जो ये आप लोग का सब्जेक्ट है, होपफुली आप लोगों को पता ही है। हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के पास ये टॉपिक है, और सॉरी ये सब्जेक्ट है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूँगी। आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है, जो कि है पियाजे की थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि ये वाला टॉपिक आपके 20 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि नहीं ये सिर्फ, इसके अलावा जैसे वाइगॉस्की की थ्योरी भी आती है, कोलबर्ग की थ्योरी आती है, तो वो भी वन बाय वन यहाँ पे क्लासेस आपके डेली अपलोड हो रही हैं। तो ये सब आपको मिल जाएगा। इनमें से एक थ्योरी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगी और शॉर्ट में भी काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगा। बट फिलहाल के लिए आपको ये थ्योरी ईजी वे में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, तो वीडियो आगे तक बने रहना है। बहुत ईजी नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वीडियो के बीच में भी आपको पता चलती रहेंगी। तो इसके बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें आपका ही घाटा होगा। और बाकी रही नोट्स और क्लासेस का आप लोगों का जनवरी से बैच स्टार्ट होगा। आप लोग इनरोल कर सकते हैं। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। जनवरी से बैच स्टार्ट है, पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ। पहले से ज्वाइन कर लेंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट है, आपको ईजी वे में, और नोट्स आप लोगों को इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी नोट्स मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया है कि आप लोगों को ईजी वे में समझ आ सके। बाकी आप लोग मेरी इस क्लास को देखने के बाद खुद ही समझ जाएंगे कि नोट्स में किस तरीके से आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी यूट्यूब पे वो सारी वीडियो अपलोड कर सकूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर सकूँ, जो कि आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट करेगा। तो आज तो हम लोग जीन पियाजे का थ्योरी डिस्कस करेंगे। बाकी वाइगॉस्की और कोलबर्ग ऐसे आने वाली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर होने वाला है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन बाय वन इस चैप्टर का, यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सारे चैप्टर आप लोगों को इस पर मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, वीडियो को शुरू करूँगी। जीन पियाजे की थ्योरी। और हाँ, वीडियो के बीच में मैं आपको लाइक शेयर के लिए नहीं बोलूँगी दोस्तों, इसलिए अभी से है, काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस करना है। डेली 6 PM पे आपकी यहाँ पे वीडियो आएगी। तो 6 PM पे वीडियो आएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जीन पियाजे आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी जीन पियाजे की थ्योरी क्या होती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जीन पियाजे का नाम ही है। जीन पियाजे ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, उसका नाम ही था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास। तो ये किसने दिया था? ये आपके इन फ्यूचर आपको याद भी करना है, शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बच्चा अभी सीटेट का फॉर्म भी फिल कर रखे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, तो आप छोटी सी बड़ी बात को यहाँ पे ध्यान रखना। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। थ्योरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सिद्धांत। इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था। अब मेन बात यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जो हमारा कॉग्निटिव है डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है कॉग्निशन, ठीक है। कॉग्निशन में मतलब हम जाने, या फिर हम हिंदी में अगर बोले, इसमें लिखा है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का आधा कर दूंगी तो क्या होता है? संज्ञान, ठीक है।
तो अब यहाँ पे संज्ञानवाद के बारे में इसका मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूँ, किसी चीज़ के बारे में जानना। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। यानी कि कोई भी कॉग्निशन, यानी कि ये कह सकते हैं कि कोई भी संज्ञान, किसी भी चीज़ के बारे में जानने को हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। जैसे आपको बीएड करनी है, तो आप बीएड पढ़ने के लिए आपको क्या क्या उसके आगे का प्रोसीजर है, क्या क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो आप लोग ये सब सर्च करने के लिए यूट्यूब चैनल पर आए, राइट। यूट्यूब चैनल पर आए, आपने काफ़ी वीडियो सर्च करी और उसमें से आपको एक मेरी वीडियो मिल गई, यानी कि आपको किसी चीज़ के बारे में जानना था, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप एक अपने बीएड का एक आपका एक मेन टारगेट था, आप चैनल पर आए, आपको एक 1 बाय 1 पता चलता गया, तो आप क्या करते गए, जैसे जैसे आपने जानना शुरू किया कि हाँ धीरे धीरे ये चीज़ होती है, इसमें ऐसे करना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लाइक ऐसे वैसे ही वैसे क्या होता है, हर एक बच्चे का यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइट करके एग्जाम में लिख सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के अंदर जो संज्ञान यानी कि कॉग्निशन वर्ड क्या होता है, सिंपल सा किसी भी चीज़ के बारे में जानना आपका क्या कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगी धीरे धीरे। चलिए पहले आगे के कुछ टर्म मैं बता देती हूँ। जीन पियाजे के बारे में है। जीन पियाजे का यहाँ पे एग्ज़ाम में आप लोगों को आगे भी हेल्पफुल करेगा। इनका डेट ऑफ बर्थ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि डेट ऑफ बर्थ कब आती है और इनकी यहाँ पे आप कह सकते हैं डेथ का कब आता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट आपके सीटेट में भी काफ़ी हद तक काम आएगा, जिन भी स्टूडेंट ने अभी सीटेट का फॉर्म भरा है, आगे भरने वाले हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूँगी, तो डेट ऑफ बर्थ है इनकी 9 अगस्त 1896 में, और जो इनकी यहाँ पर डेथ हुई थी इनकी, आई थिंक हाँ 16 सितंबर 1980 में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, आप साइड बाय साइड भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा, जैसे हमें पता है कि, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे। तो जैसे हमें पता है कि ये संज्ञानात्मक विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इस बात पर ध्यान देते हैं, संज्ञानात्मक विकास में अगर हम देखेंगे तो जीन पियाजे ने इस बात पर ध्यान दी थी कि बचपन के जब बच्चा होता है तो उस अकॉर्डिंग बच्चा बौद्धिक रूप से यानी कि इंटेलेक्चुअल तरीके से कैसे विकसित करता है, कैसे डेवलप करता है, वो जीन पियाजे की थ्योरी थी। बट अभी के लिए जीन पियाजे का जन्म यहाँ पे लिखा है 1886, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, 1896 है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। तो 3 बेसिक टर्म आपको याद रखनी है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेथ कब हुई थी, और जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में। ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि किस तरीके से आपको करना है। और अगर कोई पूछेगा तो जीन पियाजे की थ्योरी कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है कॉग्निशन थ्योरी। यहाँ पे लिखा है कि जीन पियाजे का जन्म सन 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया, यानी ने जीन पियाजे ने अपने होल लाइफ में किसका विकास किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट का अध्ययन किया था उन्होंने। और उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे स्टेजेस दिए थे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। जीन पियाजे को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तीसरी शक्ति यानी कि थर्ड फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कह सकते हैं कि अगर आप इसे लिख लेंगे तो आपके एग्जाम में स्टार्टिंग में आप कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपके आंसर को भी बड़ा करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आगे देखेंगे, पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में दिमाग में अवधारणा बना लेता है। यानी कि पियाजे इस बात पे बिलीव करते थे, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जीन पियाजे इस बात पे बिलीव करते थे कि बच्चा जैसे जैसे क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे उसका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता जाएगा, बच्चा वैसे वैसे, जैसे बच्चा क्या होता है एक टाइम पर मैच्योर होने लगता है, तो बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होगा वैसे वैसे बच्चा अपने माइंड में चीज़ों के बारे में क्या करने लगता है, कॉन्सेप्ट बनाने लग जाता है, यानी कि उसके बारे में अवधारणाएं बनाने लग जाता है, क्या चीज़ कैसी है, क्या चीज़ कैसे दिखती है, वो सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट बनाना वो शुरू कर देता है। तो इसी बात से जीन पियाजे ने सही भी बोला है कि देखा जाए तो बच्चे का पहले विकास होता रहता है, उसके बाद में वो अपनी चीज़ों में मेच्योरिटी यानी कि कॉन्सेप्ट लेकर आता है।
क्योंकि किसी भी, अगर हम देखें तो किसी भी बालक में कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और उसके डेवलप के लिए कौन कौन से स्टेजेस या लेवल क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जीन पियाजे ने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे, जो कि हमें पता है वो कौन सा सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। उसमें जो कॉग्निटिव थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी में आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो उन्होंने जो कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, ठीक है, उन्होंने जो कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, तो उनका कहना क्या था कि कॉग्निटिव थ्योरी का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का क्या मतलब हुआ, बौद्धिक विकास जिसे हम इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जीन पियाजे का कहने का मतलब ये था कि बच्चे का जब धीरे धीरे विकास होता है तो उसमें भी कुछ स्टेप होते हैं, यानी कि एक स्टेप वाइज बच्चा धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। सबसे पहले शिक्षण उसका, जैसे अगर हम बोलें कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखेगा, सबसे पहले बच्चा अपनी लाइफ में कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। ठीक है, वो एक स्टेप होता है, ऐसे नहीं है कि बच्चा बस बड़ा हो गया वो डायरेक्ट स्कूल चला गया, नहीं। सबसे पहले लाइफ में अगर कोई टीचिंग करता है, बच्चा कुछ सीखता है, तो वो अपने घर से सीखता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अगर कोई बच्चा समाज में आकर अपने ग्रुप वाइज में विचार कर बल देता है, यानी कि अपने सामूहिक विचार पर अगर बल देता है, तो वो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अधिक क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करने लगता है। क्योंकि जीन पियाजे का इस तरीके का मानना था कि जिस प्रकार बच्चे की उम्र धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, उनका मानना था, जैसे जीन पियाजे का सबसे ज़्यादा मानना था कि जिस तरीके से बच्चे की उम्र धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, तो क्या होता है, उनकी बुद्धि का, यानी कि उनकी बुद्धि का विकास वैसे ही क्या होता है, अनुरूप होता रहता है, मतलब और बढ़ता रहता है, वो और सही तरीके से होता है, मैच्योरिटी आने लगती है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले सरल चीज़ों को सीखना शुरू करता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाएगा, तो जो चीज़ें सरल होंगी, यानी कि जो चीज़ सबसे आसान होंगी, बच्चा सबसे पहले उसी को क्या करेगा, सीखना चालू करेगा। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ में होगा, तो वो कठिन चीज़ों पे भी सीखने में जोर देने लगता है। ठीक है, बच्चा छोटा होता है तो पहले वो छोटी छोटी चीज़ों को समझेगा कि हाँ ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, या फिर जो भी है। फिर उससे धीरे धीरे बड़ा होने लग जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको आसपास दिखेगी उसको सही से पहचानने में लगेगा, उसको सीखने की कोशिश भी करेगा। तो इसीलिए जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए 3 अलग अलग पहलू दिए थे, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो जीन पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जीन पियाजे का ये बात मानना था कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो उनके किससे लिंक्ड करती है, बच्चे के डेवलपमेंट किससे लिंक करती है, कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तो डेवलपमेंट भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनेट इंस्टिंक्टिव, ये कह सकते हैं कि हर एक बच्चा अपनी जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता है। हर एक बच्चे में अपनी खुद की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक, एबिलिटीज़ होती हैं टू इनहेबिट इंस्टिंक्टिव एक्शन सच एंड सकिंग, सीइंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट, रीचिंग ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। यानी कि हर एक बच्चे में, सब में अलग अलग क्या होती है, योग्यता होती है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से किस चीज़ को पकड़ता है, किस चीज़ के लिए क्या होता है। ये अलग अलग चीज़ें में बच्चा क्या होता है, अपनी लाइफ में आगे होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, बच्चा किस तरीके से देखता है, किस चीज़ को, अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, वो एक बच्चे की जन्मजात शक्ति होती है। उस, या फिर अपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से उसे पहुंचना होता है, ठीक है, आदि को लेकर पैदा होता है, ये चीज़ उसे पता होती है। ठीक है, ये चीज़ बच्चों को नहीं सिखाई जाती कि किसी चीज़ तक आपको पहुंचना है तो आपको वहाँ पे क्रॉल करके जाना है, नहीं, बच्चा खुद ही क्रॉलिंग करने लग जाता है, किस तरीके से पकड़ना है, देखना होता है, किसी चीज़ को करना होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पियाजे ने बोली थी कि उनका कहना ये होता है कि बच्चा जन्म से बच्चे का जो यहाँ पर इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट, यानी कि बुद्धि का जो विकास होता है, वो ऑलरेडी उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो आगे आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि हमारे संज्ञानात्मक विकास के कुछ अवधारणाएं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ी स्लाइड आगे पीछे हो गई, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, बाकी के मैं यहाँ पे आप लोगों का सही करके बता दूंगी, जो कि आपको हेल्पफुल करेगा। तो पियाजे ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसके कुछ स्टेजेस हैं और उसके कुछ प्रोसेस हैं, जो कि मैं आप लोग के साथ यहाँ पे
करने वाली हूँ। प्रोसेस ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसी प्रक्रिया या फिर कुछ ऐसे पहलू जो कि उन्होंने यहाँ पे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इन्हें यहाँ पे कह सकते हैं जो कि जीन पियाजे ने दिए थे, उसके बारे में आपको मैं यहाँ शेयर करूँगी। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उन्होंने कुछ यहाँ पे स्टेजेस दिए हैं 4। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस तरीके से एग्ज़ाम में आप लोग बना सकते हैं। और हिंदी मीडियम वालों बच्चों को प्रॉब्लम होगी, बाकी तो यहाँ पे सही लिखा है, मैं बता भी दूँगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं जैसे पहुँचूँगी इस तरफ यहाँ पे लिख दूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कुछ आपके 3 या यहाँ पे स्कीमा भी ऐड होता है, वैसे मेन ये 3 आप लोग के कुछ यहाँ पे पहलू दिए थे जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे आएगा आत्मीकरण और समायोजन और साम्य धारण। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी अनुकूलन और आपका समायोजन या इक्विलिब्रियम पे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपके कुछ यहाँ पे स्टेजेस दी थी जो कि सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये 4 आपकी स्टेजेस इसके अंदर आती हैं जो कि जीन पियाजे ने यहाँ पे दी थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके ये चीज़ें, यानी कि आपका अनुकूलन। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ साइड में, आपको यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। हम लोग स्कीमा को हिंदी में स्कीमा ही कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं एसिमिलेशन की बात करूँ, एसिमिलेशन को आप लोग संज्ञानात्मक संरचना के नाम से भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं, संज्ञानात्मक संरचना के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक, एकोमोडेशन को आप लोग क्या कहेंगे, समायोजन, और इक्विलिब्रियम को आप साम्य धारण कह सकते हैं। ठीक है, साम्य धारण होता है आपका इक्विलिब्रियम। तो ये चारों पॉइंट है। आत्मसकरण भी कह सकते हैं, सबसे इजी पॉइंट तो यही होता है कि किसी चीज़ को आप लोग समझ लेना। ठीक, एसिमिलेशन को संज्ञानात्मक संरचना के नाम से भी जाना जाता है, या अनुकूलन आप लोग इसे कह सकते हैं। सबसे अच्छी हिंदी इसकी और भी है, अनुकूलन। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में अगर कोई भी बालक अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, धीरे धीरे ढालना शुरू कर देता है। इसके पश्चात वो अपने लाइफ में जो भी उसको पहले से किसी चीज़ की नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग नई नई योजना बनाता है, नए नए अपने लाइफ में परिवर्तन करता है। यानी कि इन्वायरमेंट के साथ साथ वो अपने ये कह सकते हैं तालमेल को बिठाता है और अपने आप को क्या करता है, वो एकोमोडेट करता है, यानी कि समायोजन में स्थापित कर देता है। यानी कि किस तरीके से उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अलग अलग तरीके से वो उसको समझने की एक कैपेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सुलझाना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें उसको मदद करती है। यही सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे डिटेल में आपको पता चलेगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम भी वही है जो कि आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे पता चल रहा है, आगे डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में क्या होता था, अनुकूलन। अडेप्टेशन में मोल्डिंग वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। यानी कि बच्चा क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। जिस तरीके से इन्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से वो अपने आप को क्या करता है, धीरे धीरे ढालना शुरू कर देता है। दूसरा आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज, यानी कि वो अपना आत्मसत्करण करता है, यानी कि जो उसको कोई पहला ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। अनुकूलन के अंदर ये 2 बेसिक टर्म्स आती हैं जिसमें आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने का मतलब सबसे इजी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के दौरान आपको समझाऊंगी। जैसे हमें पता है अनुकूलन में क्या होता है कि पियाजे ऐसे मानते थे कि जो बालक होते हैं, ठीक है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ धीरे धीरे जन्मजात जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको अपने इन्वायरमेंट के साथ आसपास की चीज़ों के साथ ढलने लगता है। ठीक है, और आत्मसात में क्या होता है, इसमें पूर्व ज्ञान, बच्चे को जो पहला ज्ञान होता है वो नए ज्ञान के साथ जोड़कर अपने लाइफ में जो से प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करता है। जैसे बच्चे को पहले क्या हुआ कि उसने स्टार्टिंग में देखा कि एक डॉगी है, ठीक है, उसने देखा कि एक वाइट कलर का डॉगी है और वो किस तरीके से क्या बिहेव करता है, तो उसने डॉगी को देखा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मेरी ड्राइंग बेकार है, इस वक्त आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि जब उसने आत्मसंग किया, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा, अभी तो उसने ये देख लिया कि एक वाइट कलर का डॉगी होता है, इसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, एक पूंछ होती है और वो भौ भौ करता है, चलो ठीक है। बट उसने एक
नए ज्ञान में देखा इन द सेंस, बाद में उसने देखा कि एक ब्लैक कलर का भी डॉगी होता है, ठीक है। एक ब्लैक कलर का कुत्ता है जो कि वही सेम चीज़ है, उसके भी 4 पैर हैं और इसके भी क्या है, एक पूँछ है, सेम चीज़ है, वो भी भाव भाव करता है। तो उसको एक पहले का ज्ञान था कि हाँ, एक डॉगी होता है, उसके अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। तो नए ज्ञान के साथ उसने जोड़ लेता है, यानी कि उसके सामने छोटी सी प्रॉब्लम आई, उसको वो चेंज कर लेता है। यानी सिंपल सी बात है कि इसमें वो अपने समाधान के लिए अपने वातावरण के आसपास देखे, उसके अकॉर्डिंग वो हेल्प ले लेता है। समायोजन होता है इन दोनों के अकॉर्डिंग, यानी कि आप इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिसमें बच्चा पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देता है। जैसे उसने पहले कोई भी सीखी गई कोई भी क्रिया होती है जो कि उसके काम नहीं आती, तो बच्चा क्या करता है, अपनी योजना और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अपने बिहेवियर में चेंज लाता है और अपने इन्वायरमेंट के साथ साथ क्या करता है, उसे ढालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन दोनों का आप ये कह सकते हैं कि मिक्सअप को आप इसे कह सकते हैं। जैसे हमें पता है कि उसने यहाँ पे देखा था कि एक वाइट कलर का डॉगी होता है, ठीक, और इसने आत्मसकरण यानी कि एसिमुलेशन में करके देखा कि उसे पता है वाइट कलर का डॉगी 4 पैर होते हैं, वही सारी चीज़ें प्रीवियस नॉलेज उसे थी, तो नई नॉलेज के साथ उसने अच्छे से एसिमुलेट कर लिया आपको, वो उसे ईजी हुआ। बट एडजस्ट कैसे किया भाई, उसने बाद में ये भी देख लिया कि एक चाहे गाय देख ली उसने, काऊ को देख लिया, ठीक है, या फिर कोई भी अनदर एनिमल देखा, वो भी उसने देखा कि यार उसके भी 4 पैर हैं, उसकी भी पूँछ है। बट उसने इन्वायरमेंट के साथ देखा, यानी कि उसको ये नहीं लगा कि हाँ सिर्फ डॉगी के ही 4 पैर एक पूँछ होती है, बल्कि और भी ऐसे अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं जिनके से सेम सिम्टम्स होते हैं। तो पूर्व ज्ञान को वो क्या करता है, धीरे धीरे चेंज करता है कि हाँ सबकी अलग अलग पहचान होती है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बिठाना चालू कर देता है। तो ये क्या होता है आपका एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, जैसे मैंने बताया था, आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का मिक्सअप होता है, जिसे हम कहते हैं संतुलन। इसके द्वारा क्या करता है, बच्चा अपने आप को एसिमुलेट करता है और अकोमोडेट करता है, उसके बीच में संतुलन बनाए रखता है समायोजन में, ठीक है। इसमें बच्चा अपनी योजना और परिवार में चेंजेस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आता है स्कीमा। सबसे इसमें बच्चों को डाउट रहता है स्कीमा में, मैं बता दूं स्कीमा में आप सिंपल सी बात को यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि स्कीमा एक तरीके से आपका एक वो मेंटल स्ट्रक्चर यहाँ पे कहा जाता है जिसमें बालक अपनी जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करता है, प्लानिंग करता है, ठीक है। स्कीमा में क्या करने लग जाता है, बच्चा अपनी कोई भी प्रॉब्लम में निकलने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है और अपने मानसिक सक्रिय कि मैं बच्चा खुद समस्या का समाधान करने के लिए क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। जीन पियाजे ने बोला था कि स्कीमा से उनका मतलब है कि एक ऐसी मानसिक संरचना, यानी कि वो मेंटल स्ट्रक्चर जिसमें व्यक्ति विशेष में मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज करता है और व्याख्या करने के लिए विद्यमान होती है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में चिंतन करता है। वो भी 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी साधारण और जटिल, ठीक है, यानी कि एक सिंपल होती है और एक कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि जो भी उसकी लाइफ में मुसीबत आती है वो 2 तरीके की होती है, उसको भी वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको अपने आप से करता है, ठीक है। तो अपने व्यवहारों को, अपने पैटर्न को जिस आसानी तरीके से दोहराया जा सके, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं तो आप लोग ये कह सकते हैं कि स्कीमा में क्या होता है, स्कीमा का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि उसमें इंक्लूड होता है कि, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। स्कीमा पे थे, स्कीमा में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको बेसिक सिंपल तरीके से होता है स्कीमा में, इसमें बच्चा अपने अनुभव के आधार पर, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम ले लें तो अपने उस अनुभव यानी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बच्चा इसमें ज्ञान को क्या करता है, अर्जित करता है। ये सिंपल आप लोग तरीका याद कर सकते हैं, ठीक है। अनुभव के आधार पर ज्ञान को अर्जित करता है, वो आपका क्या हो जाएगा, स्कीमा, ठीक है। इसमें बच्चा अपनी, इसे प्रीवियस नॉलेज भी कह सकते हैं कि बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग अपने मेंटल स्ट्रक्चर के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसको क्या करता है, उसको खुद से अपने प्रॉब्लम का समाधान यानी सॉल्यूशन करने के लिए वो धीरे धीरे चिंतन करना शुरू कर देता है। तो ये तो आपका होता है स्कीमा। तो आप इस तरीके से पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक बेनिफिट करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके एग्ज़ाम में ये सारे के सारे पॉइंट आपके काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगा। अब हम इसके स्टेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये मैंने आगे हिंदी मीडियम में भी डाला, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी, आपको बेनिफिट करने वाला है। तो अब आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, यानी कि जीन पियाजे के द्वारा दी गई आपकी कुछ स्टेजेस जो अभी हमने पढ़े थे, और अभी जो हमने पढ़ा था वो हमारे कुछ स्टेप थे जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थे।
जो कि हमने बताया था। अब आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जीन पियाजे के द्वारा दिए गए कुछ स्टेजेस, जिसमें पहला आता है आपका सेंसरी, यानी कि जो आपका होता है 0 से 2 साल तक के बीच में आयु का जो बच्चा होता है, यानी कि आप इसे हिंदी में कह सकते हैं संवेदगामक अवस्था। ठीक है, ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा 0 से 2 साल का, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक का होता है, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और इस अवस्था में, इस स्टेज में बच्चा किसी भी वस्तु को देखकर या फिर सुनकर नॉलेज को प्राप्त करता है। सिंपल सी बात है कि इस वाली स्टेज में जो ये वहाँ पे बच्चा होता है, ये कोई भी वस्तु को देखकर और सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के सामने कोई पलके झपकाता है, ठीक है, हमें पता है कि बच्चे के सामने अगर हम यहाँ पे पलके झपकाएंगे तो वो भी बिना सोचे पलके झपकाने लगता है। ठीक है, बिना सोचे का मतलब यहाँ पर ये है कि वो उसका अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब क्या होता है? इमिटेशन, यानी कि नकल करता है। ठीक है, नकल करने लगता है। वो कौन सी स्टेज होती है? 0 से 2 साल वर्ष तक की आयु की होती है। इसको मैं और डिटेल में आगे समझाऊंगी, शॉर्ट में बता देती हूँ। प्री ऑपरेशनल आपकी सेकंड स्टेज होती है जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये जो सेकेंड एज है वो है आपकी 2 से 7 वर्ष की। वो भी इसमें इन्होंने स्टेज दे रखी है, जैसे कि आप 2 से 4 साल के वर्ष तक के अलग बच्चे और 4 से 7 साल के, इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बोलें कि 2 से 4 साल के बच्चों में, तो इसमें बच्चा क्या करता है, अपने हिंदी में कहेंगे तो अतार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। कौन सा चिंतन करना शुरू करता है? 2 से 4 साल में अतार्किक चिंतन, यानी कि एक वो तरीके का तर्क जिसमें बच्चे करने योग्य नहीं होते। जैसे बच्चे ने गली में काले कुत्ते को देखा तो वह पहचान गया, पर जब उसने सफ़ेद कुत्ते को देखा तो वो नहीं पहचान पाता है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, एक अहम क्या होता है, आप ये बोल सकते हैं कि ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, अहम केंद्रित बच्चा होता है इसमें। तो इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि ये वाइट कलर का डॉग, ये ब्लैक का, ये दोनों सेम क्यों हैं, क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ आती हैं। वो 2 से 4 साल के बीच में होता है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 4 से 7 साल की एज में, तो 4 से, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, 2 से लेके 4 वर्ष की बच्चों में क्या मैंने आपको बताया कि इस वाले बच्चे के एज में बच्चा क्या करने लगता है, अतार्किक चिंतन। या अतार्किक चिंतन का मतलब एक वो तर्क करने लग जाता है कि वो एक गली में काले कुत्ते को देखेगा, वो पहचान गया, बट जैसे ही उसने वही सफ़ेद कुत्ते को देखा तो वो नहीं पहचान पाता। तो वो एक अहम केंद्रित बच्चे में मिलता है, तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछना चालू कर देगा। बट वही 4 से 7 साल की अवस्था की मैं अगर बात करूँगी, तो 4 से 7 साल में बच्चा यहाँ पे देखा जाएगा तो विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब बच्चा को यहाँ पे कोई भी ज्ञान नहीं होता। जैसे बच्चों को ये बता दें कि आपकी कोई भी ये बहन है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि वो उसका भाई है। ठीक है, विवेकीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप बच्चे को अलग अलग तरीके का गिलास दे दो, तो ये नहीं बता पाएगा कि किस में ज़्यादा पानी है, किस में कम पानी है। एक छोटा गिलास दे दो, एक बड़ा गिलास दे दो, तो बच्चा इसमें नहीं पहचान पाता। तो वो एज आपकी 4 से 7 साल की है। ठीक है, तो बच्चा सभी बातों को क्या करता है, अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता। कौन सी स्टेज में? 4 से 7 साल की जो एज होती है। नेक्स्ट आती है आपकी 4 से 7 साल के बाद से लेकर 7 से 11 साल की में, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, यानी कि आप हिंदी में बोल लेते हैं मूत्र संक्रियात्मक अवस्था। ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा, मूर्त यानी का मतलब, यानी कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई रूप ना हो। रूप इन द सेंस जिसका कोई भी शेप ना हो, ठीक है, और रंग हो, अर्थात जिसे हम देख सकते हैं। ठीक, ऐसी कोई चीज़ जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं, यानी कि टच कर सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करने लग जाता है, यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग करना चालू करता है। एग्जाम्पल बोलें, जैसे जब बच्चे को कोई भी हम एक नया खिलौना देते हैं और उसे देखता है, तो वो उसके बारे में कॉन्क्रीट चिंतन करता है, यानी कि मूर्त चिंतन। कैसे? कि वो कैसे, वो डॉल है तो वो डॉल को देखेगा कि डॉल कैसे दिखती है या फिर कैसी होती है, क्या मतलब क्या क्या है, वो सारी अपने मन में कैसे बनावट होती है, उसका रंग कैसा है, ये सारी चीज़ों को अपने बारे में सोचना चालू कर देता है। तो वो कौन सी में? कॉन्क्रीट। याद रखना, इसमें अभी वो सोचना चालू करता है, उसको पूरा नॉलेज नहीं है, मुंह संक्रिय करता है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे वो आगे स्टेज चलती है 11 से 15 साल की में।
फॉर्मल का मतलब औपचारिक कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को आगे मिल जाएगा। इसे कहते हैं कौन सी स्टेज होती है, औपचारिक सक्रियात्मक, ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 साल की में होती है। इसको हम लोग यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमें पता है कि 7 से 11 साल में मूर्त संक्रियात्मक होता है, तो 11 से 15 साल की अवस्था को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन को यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग के साथ साथ अपने किसके फॉर्मल थिंकिंग को भी करने लगता है। अमूर्त का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बच्चों के माइंड में आएगा ये कॉन्क्रीट है, फॉर्मल है क्या, ठीक है। बच्चा इसमें फॉर्मल थिंकिंग करेगा कैसे, अमूर्त थिंकिंग करेगा कैसे, यानी कि इसमें आएगा आपका कोई भी प्रेम करता है या फिर लव कर लो, कोई भी चीज़ की इंडिपेंडेंस हो गई, अर्थात जिसको वो महसूस कर सके। अमूर्त का मतलब क्या है कि जिसको वो चीज़ महसूस कर सके, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, मूर्त चिंतन करता है, हर चीज़ को टच कर सकता है वो अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा। बट आपके फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि एडोलसेंस अडल्टहुड की जो एज होती है 11 से 15, उसमें बच्चा हर चीज़ को महसूस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आगे हिंदी मीडियम में भी है, तो अगर आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम में यहाँ पर है, मैंने डाल दिया है, बट हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये आपका फाइनल है जिससे आपको इजी वे में आपको समझा पाऊँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए यहाँ पे पूरा बता देते हैं। 4 इस तरीके की स्टेजेस मैंने आपको बताई। सेंसरी, ठीक है, यानी कि संवेदीगात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट जिसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक फॉर्मल जिसे औपचारिक या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर जो कि आपकी चलती है 0 से 2 साल तक की अवस्था में। द चिल्ड्रन बिगिन टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें बच्चा क्या करता है, शुरुआत करने लग जाता है अपने हर चीज़ को इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। प्री ऑपरेशनल जो कि आपकी चलती है 2 से 7 साल की ईयर मतलब एज में चलती है। इसमें द चाइल्ड बिगिन टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बॉलिकली, यानी कि बच्चा अब इसमें हर चीज़ को लेकर सिंबल बना लेगा, उसके रूप में पहचान लेता है, देख कर सुनकर शेप में क्या कैसे मैंने आपको बताया था। कॉन्क्रीट में द चाइल्ड लर्न रूल सच एस कंजर्वेशन, अब इसमें बच्चा क्या होगा, रूल्स को लर्न करना शुरू कर देगा, नियमों को सीखता है कि छोटी क्लास में कितना पानी है, बड़ी क्लास में कितना पानी है, इन दोनों में से किस में बराबर है। सेम क्लास में आपने उसको पानी दे दिया, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे हैं। अब वो यहाँ पे पहचानना शुरू करेगा कि किस में ज़्यादा पानी है, किस में कम है। फॉर्मल की जो स्टेज चलती है जो कि इसमें ये तो आपकी 7 से 11 साल की हो गई, और ये वाली होती है 11 से 15 साल की एज में। तो इसमें अडोलसेंस कैन प्रेजेंट द कॉन्क्रीट सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। अब इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में जो भी है वो अपने भविष्य के बारे में सोचना चालू कर देता है आगे, यानी कि अडल्टहुड एज हो जाती है। तो ये कुछ 4 स्टेप हैं। आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं करना, आपको एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आप चाहें तो एग्ज़ाम में स्टेजेस डालकर आपको सबसे पहले बताने हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसे डायग्राम के थ्रू बता सकें, क्योंकि इससे आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा और आप ईजी वे में इसको समझा पाएंगे। पहली स्टेज जैसे कि हमें पता है सेंसरी होती है, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम पे लिख सकते हैं कि सेंसरी मोटर जो कि 0 से 2 साल तक चलती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं संवेदीगामक अवस्था, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज आप लोग इस तरीके से डायग्राम बनाने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद आप लोग कॉन्क्रीट, प्री कॉन्ट्रैक्ट इसे और फॉर्मल आपको सब बतानी है। सेंसरी मोटर में आपको जो सबसे ईजी स्टेप याद रखना है, आप इसके शॉर्टकट में नोट्स बना सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने किसका यूज़ करता है, सेंस ऑर्गन को। जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को छू कर, देख कर, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चा अपने शारीरिक एक्टिविटी को, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हर चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। कोई भी चीज़ को उसे चाहे आप कह सकते हैं टच करता है, ठीक है, कोई भी चीज़ को टच करके देखना, स्मेल के द्वारा, टेस्ट के द्वारा कोई भी नॉलेज को वो क्या करता है, ग्रहण करता है। दूसरी इसमें मैंने आपको बात बताई कि बच्चा क्या करता है इसमें इमिटेट के द्वारा, यानी बच्चा इसमें क्या करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। इमिटेट करता है, अनुकरण करता है या फिर नकल करता है, नकल करके सीखने की कोशिश करता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। शारीरिक विकास में आप क्या कह सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट,
तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, तो आप ये 3 पॉइंट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि आपको याद भी रहेगा इसी बहाने से। सेकंड अगर मैं बात करूँगी प्री कॉन्क्रीट में, इस अवस्था में जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी कितने साल से कितने साल तक चलती है, तो मैं इसको और क्लियर से बना देती हूँ। एक सेकेंड वेट करिए आप, मैं जिससे आपको बहुत ईजी वे में बता सकूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। तो पहला जैसे मैंने आपको यहाँ पे सेंसरी मोटर का बता दिया, जिससे कि आप लोग इसका ईजिली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए डिटेल में लिख रही हूँ। पहला मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि बच्चा इसमें क्या करता है, सेंस ऑर्गन के द्वारा सीखता है। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी लिख देती हूँ, यानी कि अपने ज्ञान की इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है। दूसरा इसमें मैंने बताया कि बच्चा इसमें अपने इमिटेट के द्वारा, यानी कि कोई भी बड़ा किस तरीके से क्या चीज़ कर रहा है अनुकरण करके सीखता है अपनी ज़िंदगी में। ये जो 0 से 2 साल की एज होती है, अनुकरण या फिर नकल करके सीखता है। और तीसरा मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें बताया कि बच्चा का इसमें शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप एग्ज़ाम में डिटेल में इसमें लिख सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, जो कि हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है, उसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो कि आपकी 2 से 7 साल तक की चलती है। ये कौन सी स्टेज होती है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले में, सेंसरी वाले में, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बच्चा होगा वो अपने कार्य को करता है तो किसके द्वारा, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा। इसको याद रखोगे पूरा अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, किस चीज़ को किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से खेलना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब आते हैं पूर्व संक्रिया में, जो कि 2 से 7 साल की होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, दूसरों के संपर्क में यानी कि दूसरों के कांटेक्ट में आता है, उनके अनुकरण, दूसरे से संपर्क में, आप ऐसे लेकर के लिख सकते हैं, आता है और उनका अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण के साथ मतलब सीखता है कि कौन सी चीज़, जैसे दूसरे से कांटेक्ट आएगा पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज़ कितनी भारी है, कौन सी चीज़ कितनी हल्की है, उसके बारे में डिफरेंस करना बच्चा शुरू कर देता है। ठीक है, और इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चे की एक खुद की क्या होती है, इनर थिंकिंग होती है। इनर थिंकिंग यानी आप कह सकते हैं इसमें बच्चे की आंतरिक चिंतन करना चालू कर देता है। पर क्योंकि पूर्व संक्रिया में बच्चे की इनर थिंकिंग यहाँ पर उसके योग्य नहीं होता है, इसलिए इस अवस्था में बच्चे की जो इनर थिंकिंग होती है यानी आंतरिक चिंतन होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस अवस्था में वो होता है, उसके योग्य नहीं होता बट उस अवस्था में वो होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि बच्चे जैसे हम सिंपल सी बोलें कि बच्चा इस एज में क्या होता है कि इस एज में बच्चा वर्णमाला सीख रहा होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीख रहा होता है और कोई भी साइन है, सिंबल है, उसको सीख रहा होता है। किसी के द्वारा वो सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, और कौन सी चीज़ को क्या शेप है और किस तरीके से हम उसको क्रम के अनुसार लगा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो और बच्चा इसमें क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। बच्चा केंद्रीकरण क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सेंट्रलिज्म माना जाता है। ठीक, तो इसमें बच्चा क्या करता है, इन सारी चीज़ों को सीखता है, इसी से उसकी शुरुआत होती है। इसमें बच्चा पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, कौन किस तरीके से क्या क्या है, कैसे कैसे कौन सा गेम खेला जाता है, इस तरीके का अनुकरण करने लग जाता है। और जैसे हाइड एंड सीक कैसे खेला जाता है, किस में हम क्या करना होता है। और इसके दौरान बच्चे का यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के यहाँ पे भाषा का डेवलपमेंट होने लगता है, यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। कौन सी एज में, पूर्व संक्रियात्मक में, जिसमें जो कि 2 से 7 साल की चल रही होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चा अपने सिंबल्स यानी कि जो उसकी भाषा होती है, जो उसकी लैंग्वेज होती है, या जो उसके सिंबल प्रतीक होते हैं, ठीक है, सिंबल होते हैं, प्रतीक भी कह सकते हैं, उसका प्रयोग करने लग जाता है। यानी
कि बच्चा फर्स्ट टाइम कब बोलने लगता है मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, और दादा नानी कोई से शब्द को यूज़ करने लग जाता है। अपनी अलग अलग उसकी भाषा होती है। सिंबल के दौरान बता देता है कौन मम्मी कौन पापा, कौन सा खिलौना किसको है। तो वो सिंबल करके हर चीज़ को बताने लग जाता है, चाहे वो अपने कोई सी भी भाषा के द्वारा बताए, कोई भी चीज़ का अपना संकेत करके बताए। वो कौन सी एज में होता है? पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्क्रीट, जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया था। ठीक है, तीसरा हमारा आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट जो कि हमारी कौन सी स्टेज होती है? 7 से 11 वर्ष तक की। ठीक है, इसमें अगर हम बेसिक पॉइंट की बात करेंगे जो आपको याद रखनी है, तो आप इसमें कुछ बेसिक पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये पहली बात तो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक की स्टेज होती है। हिंदी इंग्लिश दोनों अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर लेना। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो चिंतन और तर्क करना चालू कर देता है। चिंतन और तर्क का मतलब क्या होता है कि बच्चा इसमें थिंकिंग करने लग जाता है, हर चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है। और तर्क यानी कि रीजनिंग, प्रैक्टिकली हर चीज़ को सोचने लग जाता है, करना चालू कर देता है, कौन सी चीज़ कैसी होती है। ठीक है, शुरू कर देता है। और अगर हम तीसरी बात देखेंगे तो इस अवस्था में बच्चा डेट हो गया, या फिर आपके टाइम हो गया, या फिर डेज हो गए, मंथ हो गए, इस सब को बताने के योग्य हो जाता है। ठीक है, कौन सी एज में होता है वो? 7 से 11 वर्ष में। ठीक, और इस अवस्था में अगर हम बोलें तो कोई भी बालक अपने रेशियो के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का, चाहे वो शेप हो, ठीक है, या फिर उसका कोई भी चीज़ का आप वेट पूछ रहे हैं, कौन चीज़ हैवी है, कौन चीज़ हैवी नहीं है, उसका आदि को समझने लगता है। क्योंकि हमने पी क्रॉन्किट में क्या समझा था कि उसमें बच्चा अंतर करता है कि हैवी कौन सी चीज़ है, बट उसका नाम पहचान कर लेगा। बट सबसे अच्छा कि कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सा उसमें अंतर है, कि हाँ ये चीज़ छोटी है तो इसका कम होगा, वो चीज़ बड़ी है, तो मतलब अच्छे से पहचानने लग जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आती है वो आती है हमारी फॉर्मल, जो कि हमारी होती है अमूर्त संक्रियात्मक, और ये आपकी 7 से 11 साल तक चल रही होती है। राइटिंग को आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, वो कुछ इंपॉर्टेंट बस बेसिक पॉइंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कुछ भी अगर कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वाली अवस्था में अगर मैं बात करूँ, इस स्टेज में क्या होता है, इसे एक अडोलसेंस यानी कि किशोर की अडोलसेंस का मतलब होता है कि इस स्टेज को हम लोग, बच्चा जिसमें मूड चिंतन करता है, ठीक है, हर चीज़ को फील करता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें बच्चा उसको महसूस करता है, तो वो अडोलसेंस वाली एज होती है। ठीक है, यानी कि बच्चा इसमें कॉन्क्रीट चिंतन की अवस्था के नाम से भी हम बोल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको याद करना है कि इसमें बच्चा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है। उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ को, छोटी से बड़ी, चाहे वो किस तरीके को, एग्जाम्पल ही जैसे बता दिया, हर चीज़ को समझने लगेगा, तो वो उसका यहाँ पे समाधान करने लग जाता है। उसके बाद है कि ये आपका अमूर्त चिंतन, यानी कि वो निर्णय, कोई भी चीज़ का डिसीजन करने, ठीक है, कोई भी चीज़ को यहाँ पर स्मरण यानी मेमोराइजेशन, कोई भी चीज़ को याद करने, ये सब करना वो चालू कर लगता है। ठीक है, 2 3 4 वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा। इस स्टेज में बच्चा अच्छी तरीके से सोचने यानी कि थिंकिंग करने अच्छे से लगता है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने लग जाता है, और निर्णय लेने की क्षमता का विकास यानी कि डेवलपमेंट उसका हो जाता है। कौन सी एज में होता है ये? फॉर्मल स्टेज में। तो इस अवस्था में बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी आप कह सकते हैं, अगर आपको ओवरऑल याद रखना है, तो 7 से 11 साल में इस एज में बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी, ठीक है, यानी कि मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक, ये होती हैं आपकी कुछ 4 स्टेजेस जो आपके एग्ज़ाम में आपको ये शॉर्ट टर्म से याद रहेंगी। डिटेल में मैंने आपको बता दिया, बाकी एग्ज़ाम में आपको लिखना है तो मैंने पीछे डायग्राम के थ्रू भी आपको बता दिया था। ठीक, किस तरीके से क्या क्या होता है। तो ये कुछ हमारी 4 स्टेजेस थी जो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया। तो सिंपल सी बात है कि क्योंकि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि बच्चे के द्वारा, जो वो बच्चा है, बच्चे के द्वारा वो क्या करता है, ज्ञान को अर्जित करता है, तो वो उनमें किस किस तरीके से चेंजेस आते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताई थी। उन्होंने अपने सिद्धांत में भी ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया था, जो कि मैंने आपको ये सारे ओवरऑल डिटेल में बताया। तो आपको 3 चीज़ें करनी है। जीन पियाजे के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा,
उनके यहाँ पे कुछ स्टेजेस मैंने आपको बता दी, ठीक है, कौन कौन सी उम्र के ऊपर है, ठीक। क्योंकि जीन पियाजे का अकॉर्डिंग था कि बचपन से ही बच्चा क्या होता है, बहुत तेज़ी से और सबसे आसपास चीज़ों से सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से सीखना चालू करता है, ठीक है। उसे चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो कोई भी अपने आसपास हो गया, फिर किसी से, माता पिता से, अपने टीचर्स से, उन सब से उसे सीखना चालू कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जीन पियाजे के अकॉर्डिंग थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके वाइगोस्की और कोलबर्ग की थ्योरी के ऊपर लेकर आने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। और तो बस इसमें एग्ज़ाम में इतना ही लिखना है, बाकी सीटेट के लिए भी बहुत बेनिफिट है, इसको मत भूलिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा ज़रूर। तो ये थी आपकी छोटी सी वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। बाकी आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में 4 स्टेजेस इस तरीके से भी डायरेक्ट शॉर्ट में डायग्राम में पहले आप नॉर्मल बता सकते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। आपको लिखना है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है, आप डायग्राम बता दीजिएगा अच्छे से, एंड देन उसका 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन कर देना, या फिर डायग्राम के अंदर ही एक और डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करेंगे तो आपका एक पेज अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो आप उसे डिटेल में, जो कि मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट बताए हैं कि किस में क्या क्या होता है, बच्चा इसमें इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, सेंसेस ऑर्गन के, यानी कि अपने सारे सेंस ऑर्गन, इसमें बच्चा उसमें अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीखता है, पकड़ना, खेलना, क्या चीज़ कैसे करनी है, इसमें बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, करके सीखता है। आंखें झपकाना हो गया, या फिर बच्चे को डीप चढ़ानी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपके सेंसरी मोटर में आ जाती है। और यही सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 लिखनी है, आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे, सारे एक्सप्लेनेशन इसमें हो जाएगा। और बाकी आपकी मैंने अवस्थाएं भी बता दी थी, ठीक। आई होप फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सिंगल सी बात है कि पेपर में आपकी ये सारे स्टेजेस भी आ जाते हैं, तो आप इनको मत भूलिएगा। काफ़ी हद तक लॉन्ग आंसर है, 20 मार्क्स आपके इसमें फिक्स है अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, नोट्स आपने इसे ईजी वे में उतार लिए। आपको कम लिखना है, राइट, याद रखिएगा। आपको क्या करना है, कम लिखना है, बट अपनी सारी बातों को सही लिख के और अच्छे शब्दों में बताना है। पूरे पेज को भरना कोई मतलब नहीं है। एक पियाजे की थ्योरी है, पियाजे का आपने एक पेज में उनके बारे में बता दिया, उनका कब बर्थ हुआ, कब डेथ हुई, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या क्या बोला। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को माना था और उसके लिए वो सबसे ज़्यादा फेमस भी थे। क्यों? क्योंकि वो इस बात पर ध्यान देते थे कि बचपन के दौरान ही बच्चे का इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक रूप से क्या होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, ये सारी थ्योरी उन्होंने बताया था। तो जीन पियाजे में, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक गर्भावस्था से, यानी कि उनके कॉग्निटिव लेवल शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। जैसे हमने बताया था, सेंसरी मोटर से लेके फॉर्मल जीवन जब तक चल रहा है तब तक बच्चे का डेवलपमेंट, यानी कि विकास होता चला जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी थी किसने, पियाजे ने। सबकी अलग अलग थिंकिंग है, मैचिंग है, वो आपको आगे पता चल जाएगा और इन सबको ईजी तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।